सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में खास बात होगी प्रजातंत्र के बारे में। आखिर भारत में किस तरह का प्रजातंत्र है? पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र है या तानाशाही प्रजातंत्र है? तानाशाही प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र में क्या अंतर होता है? इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बाबा साहब सिद्धार्थ कॉलेज में छात्रों के बीच संबोधन देते हुए 10 अक्टूबर 1947 को क्या कुछ कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय होगा अल्पसंख्यकों को समझना ही चाहिए कि अधिकार के नाम पर उन पर अत्याचार न करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 65 से 68 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में संसदीय प्रणाली को लेकर बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि प्रजातंत्र होता क्या है और पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र और तानाशाही प्रजातंत्र में क्या अंतर होता है, ये जानने के लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। इसलिए सम्मानित साथियों, कल के प्रथम भाग में हमने बहुत सारी बातों पर जिक्र किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज द्वितीय भाग जो कि पेज नंबर 68 से 71 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब भारत सरकार के विधि मंत्री और भारतीय अस्पृश्यों के महान नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हाल ही में मुंबई आए थे। उस दौरान मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में 10 अक्टूबर 1947 के दिन उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए विद्वतापूर्ण भाषण दिया, जिसे आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब ने इस अवसर पर कहा कि अध्यक्ष महोदय और सभागृह में उपस्थित सदस्यों, पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र जिसे कहा जा सकता हो, ऐसा प्रजातंत्र हमारे यहाँ है। इस शब्द के क्या मायने होते हैं ये हम जानें। तानाशाह प्रजा शासन प्रणाली और इस प्रकार के प्रजातंत्र का फर्क यही है। क्या फर्क है, इन बिंदुओं को लेकर हम अब बात करेंगे। पहला बिंदु, बाबा साहब ने बताया कि तानाशाह शासन प्रणाली में कानून बनाने वाली सभा अथवा पार्लियामेंट नहीं होता। जनता की इच्छा का वहाँ कोई सम्मान नहीं होता। राजा अथवा तानाशाह ही सब कुछ होता है। जनता का प्रतिनिधित्व वह अपने पास ही रखता है। अपनी मर्जी के अनुसार वह राज चलाता है। जबरदस्ती अपने आदेश थोपकर जनता को उत्पीड़ित करता है। आज हम मजदूरों की तानाशाही का उदाहरण भी देखते हैं। इन दोनों में वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही कि यहाँ तानाशाहों ने मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन यहाँ भी तानाशाही अथवा किसी राजा की शासन व्यवस्था की तरह ही जनता की इच्छा का कोई स्थान नहीं होता। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप अंत तक जरूर सुनेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ये हम विश्वास आप पर रखते हैं कि आप चूँकि बाबा साहब के संदेश, बाबा साहब के स्पीचेज को लगातार सुनना चाहते हैं, तो जब आप बेल आइकन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नियमित सुबह 5 बजे आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश मिल जाया करेगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लास्ट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न हम अभी पूछ लेते हैं। आज प्रजातंत्र भारत में किस तरह का प्रजातंत्र है? आप अपने विचारों को जरूर व्यक्त कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र इन 2 व्यवस्थाओं का स्वर्णिम संयोजन है। इस संस्था में कोई बुराई प्रवेश न करे, इसलिए उसकी अच्छाइयों को मन में स्थान देना होगा। कई राजनीतिक दार्शनिकों ने इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। उनमें से एक व्याख्या के अनुसार कानून का राज्य अर्थात पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र किसी समय उसकी एक खासियत मन में जगह बनाने लायक और संकेतात्मक हुआ भी करती थी। यूरोप से जब राजतंत्र हटा और उसकी जगह प्रजातंत्र ने ली, तब ये सत्तांतर देखने वाली पीढ़ी को प्रजातंत्र की खासियतें मन में घर करने वाली और सांकेतिक लगी थी, क्योंकि उससे पहले राजकाज निजी हुआ करता था। राजा अपनी इच्छा के अनुसार कामकाज चलाता था और उसके बनाए कानून की सीमा से वह खुद बाहर रहता था। कानून से वह श्रेष्ठ माना जाता, क्योंकि कानून जनता के लिए बनाया जाता, उसके लिए नहीं।
इसलिए कानून के जिस राज्य के हम नागरिक हैं उसकी खासियतों को हम लाभ उठाते हैं, वह हमारे लिए एक सामान्य सी बात है और उनसे अब हम इतने परिचित हैं कि उसकी इन खासियतों की ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया। इसके बावजूद प्रजातंत्र की खासियत ज्यों की त्यों है और वह यह है कि जो कानून बनाते हैं वे भी उसके दायरे में आ ही जाते हैं। जो कानून बनाते हैं वे भी उसके दायरे में आते हैं। किसी ने प्रजातंत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि बहुसंख्यकों का शासन यानी प्रजातंत्र। यहाँ सम्मानित साथियों, अगर साधारण तरीके से हम सोचेंगे कि बहुसंख्यकों का शासन यानी प्रजातंत्र, तो ये बात एकदम सही आपको लगेगी। लेकिन जब आप बारीक विश्लेषण करेंगे तब बाबा साहब के विचारों को आप ध्यान से सुनिए। ये बात सही है कि अपने विधानमंडल में बहुसंख्यकों की राय से सभी सवालों के हल निकाले जाते हैं, लेकिन इस बात की ओर आप सावधानी से ही देखें। ऐसे में आपको सलाह देना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ी घातक बात है। कैसे सम्मानित साथियों, बहुसंख्यकों के द्वारा संचालित कोई भी शासन व्यवस्था घातक कैसे हो सकता है? ये बात अब आपके मतलब की है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि बहुसंख्यकों की सत्ता का सिद्धांत केवल सहूलियत के हिसाब से ही माना गया है। इन सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा अहमियत मत दो क्योंकि उससे कई सारे सिरदर्द पैदा होंगे। कुछ विशेष नज़रियों से देखा जाए तो बहुसंख्यकों की सत्ता अन्यायपूर्ण होती है। इस बात को मैं विस्तार से कह सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर आजकल हम संविधान बनाने के काम में लगे हुए हैं। मैं अध्यक्ष हूँ। सम्मानित साथियों, यहाँ पर हम अवगत करा दें, 10 अक्टूबर 1947 का ये स्पीच है बाबा साहब का। 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा का गठन हो चुका है। लगातार संविधान निर्माण पर कार्य चल रहा है। बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हम संविधान बनाने के काम में लगे हुए हैं। अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। इसका मतलब ये कि अल्पसंख्यकों के कुछ मामलों में हस्तक्षेप करने का बहुसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में बाबा साहब मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर रहे हैं इस समय, और मौलिक अधिकार चाहे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक हों, वो मौलिक अधिकार सभी को समान अधिकार मिलते हैं और उन मौलिक अधिकारों पर बहुसंख्यकों का कोई अधिकार नहीं होगा कि उसमें वो काट छाट कर सकें। मौलिक अधिकारों का मतलब यही होता है कि बहुसंख्यकों के अधिकारों पर इस प्रकार मौलिक अधिकारों के कारण प्रतिबंध लग जाते हैं। सच बात यह है कि बहुसंख्यकों की सत्ता का सिद्धांत अनपेक्षित घटी घटना की बात है। कॉमन सभागृह के इतिहास का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके ध्यान में एक बात जरूर आएगी कि 1415 में कॉमन सभागृह में एक सूचना दी गई। 1415 की जो कॉमन सभागृह की जो घटना है, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प रहेगी सम्मानित साथियों। बाबा साहब कहते हैं उस पर विचार करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल राय रखने वाले अलग अलग कमरों में गए। अध्यक्ष ने क्लर्क से हाँ और नहीं कमरे के सदस्यों की संख्या पूछी। क्लर्क के जवाब के अनुसार हाँ वाले कमरे में 50 सदस्य थे और नहीं वाले कमरे में 20 सदस्य थे। सम्मानित साथी, यहाँ पर इस आधार पर आप कह सकते हैं कि 50 सदस्यों ने जो हाँ किया है, 20 सदस्यों ने ना किया है, तो 50 सदस्यों की बात को मान लेना चाहिए। बिना 20 सदस्यों की जो ना कर रहे हैं उनकी बात सुने बगैर ही 50 सदस्यों की सहमति हो जानी चाहिए और उस आधार पर कानून पारित हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो घटना है ये कितनी दिलचस्प है, आगे आप देखने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं इसके बाद अध्यक्ष हाँ वाले कमरे में गए और वहाँ सदस्यों से उन्होंने कहा कि वे ना वाले कमरे में जाकर वहाँ के सदस्यों को मनाएं और सभागृह में ले आए। और उनको जब वे ले आए तभी सूचना के बारे में लिया गया निर्णय बताया। इसका एक खास मतलब ये होता है कि अल्पसंख्यकों की भले मौन सहमति के साथ ही सही, लेकिन उनकी सहमति के बगैर अध्यक्ष बहुसंख्यकों की ओर से निर्णय नहीं ले सकते। शुरुआत में इसी प्रकार चला करता था। आगे चलकर किन्हीं वजहों से बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों को मनाए जाने की यह प्रथा खत्म हो गई। इसलिए पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र में सहूलियत के नज़रिए से बहुसंख्यकों की सत्ता के तौर पर इस सिद्धांत को मान्यता भले दी हो,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस सिद्धांत के बल पर आप अल्पसंख्यकों पर अन्याय कर सकें या उन पर दबाव डाल सकें। इससे इस सभागृह में कई समस्याएं पैदा होंगी। इसके लिए आप अल्पसंख्यकों को मनाएं, उन पर आप कष्टकारी अधिकार न चलाएं। वाल्टर बगे हार्ट नाम के एक राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह बहस करने वाली राज व्यवस्था है। मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि प्रजातंत्र में सब कुछ खुला होता है, पर्दे के पीछे से कुछ काम नहीं किया जाता। इसी प्रकार केवल एक व्यक्ति की इच्छा है, इसलिए कुछ नहीं किया जाता। हर विषय सदन में प्रस्ताव, कानून अथवा सूचना के रूप में रखा जाता है और सदन में उस पर बहस की जाती है। क्लोजर की परंपरा वाली पार्लियामेंट्री पद्धति हम लागू नहीं कर पाए, ये बड़े खेद की बात है। इस व्यवस्था में एक बार पार्लियामेंट द्वारा अपने पक्ष के कुछ सदस्यों की 48 से 36 घंटे और 24 घंटों तक बोलने पर मजबूर कर ग्लैडस्टोन और लॉर्ड नॉर्थब्रुक को कैसे मुश्किल में डाला था, ये किस्सा सुनाया गया है। इसी कारण क्लोजर पद्धति कैसे अस्तित्व में आई, ये भी बताया। सभी विधानमंडलों में बहस पूरी करने के बाद सवाल जवाब के लिए समय रखने का प्रावधान होता है और बहस के लिए भी काफ़ी समय मिलता है। एक बात ध्यान में रखें कि पार्लियामेंट में जो चर्चा होती है उसका उद्देश्य केवल निर्णय लेना ही नहीं होता, उससे अधिक महत्व चर्चा का होता है। कॉमन्स में हुई बहस अगर ऊंचे स्तर की हुई और अगर उस विवाद को व्यवस्थित ढंग से अखबारों में प्रकाशित किया जाए तो उसके जरिए लोगों को राजनीति की शिक्षा पाने का एक अमूल्य अवसर मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है और यही उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। पार्लियामेंट्री पद्धति को स्वसत्ता राज्य पद्धति माना जाता है और ये सच भी है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इस देश को जिसकी ज़रूरत है उस स्वराज्य का आप कैसे निर्माण कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस बारे में आग्रह से एक आध पहलू को ही छूने वाली कोई बात मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके सामने विचार के लिए एक दो बातें रखना चाहूँगा। मेरी राय के अनुसार स्वराज्य क्या होता है, आग्रह के साथ एक ही पहलू की बात करने वाले पक्ष को न रखा जाए। पूंजी वालों को पूंजीवादी राज्य व्यवस्था और खुले व्यापार के सिद्धांत में स्वर्ग दिखाई देगा। सामाजिक सत्तावादियों को समाजवादी पद्धति में स्वराज्य व्यवस्था के अधिक गुण दिखाई देंगे। कई विभिन्न राय रखने वाले लोगों को उनकी पसंदीदा शासन प्रणाली स्वराज्य के लिए योग्य लगेगी। अर्थात वास्तविकता ये है कि स्वराज्य के बारे में कई तरह के मत हो सकते हैं। विविध वंशों का हमारा समाज और इसके कारण पैदा होने वाली कई उलझी हुई विकट समस्याओं के हल ढूंढने के लिए कोई एकमात्र कारगर व्यवस्था का मिल पाना मुश्किल है। इसके लिए अलग अलग उपायों की योजना करनी होगी और मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी होगी। अपने देश को इस बुरी स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए किसी एक ही कठोर कार्रवाई को अपनाने से हमें बचना होगा। ऐसे कई उपाय होंगे और उन्हें लागू करते समय समाज को उपयुक्त सावधानी बरतनी होगी। समाज की बुनियाद मजबूत होनी चाहिए और इसका विशाल लक्ष्य होना चाहिए। समाज की नज़र संकीर्ण ना हो और किसी एक सिद्धांत को श्रेष्ठ न माना जाए। समाज की उन्नति के कई उपाय हो सकते हैं और विभिन्न लोग अगर अलग अलग उपायों में विश्वास करते हों तो स्पष्ट है कि देश में विभिन्न पक्ष होंगे ही। मेरी राय में राजनीति में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। जब ईमानदार लोग राजनीति में होंगे तब ही प्रजातंत्र का सही विकास हो पाएगा। सामान्य साथियों, यहाँ पर आप अपना विश्लेषण देते हुए ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारत देश के अंदर इस समय कौन सी राजनीतिक दल है जो ईमानदारी पूर्वक कार्य करती है, जो ईमानदार राजनीति के लिए मशहूर है। क्या कोई आपकी नज़र में ऐसा कोई राजनीतिक दल है जो ईमानदार राजनीति करती हो? बाबा साहब कहते हैं, मैं जानता हूं कि कई लोगों की राय में राजनीतिक पुरुष बेईमान होते हैं। इसके क्या मायने होते हैं? जिन्हें एक तरह के दर्शन ही समाज के उद्धार का उपाय है, ऐसा लगता है वे उन लोगों से अलग ही रहें जिनका उस दर्शन के देश के उद्धारक होने में विश्वास नहीं होता। सुलह से बनी शासन प्रणाली कारगर नहीं होती और ये बात सही है कि मैं आपको बेहिचक बताता हूँ, क्योंकि शासन का मतलब ही निर्णय लेना होता है। और जब तक समाज सत्तावादी, जिन्हें एक मन के और निश्चय के कहते हैं, ऐसे लोग कि जिनका जीवन दर्शन एक ही है, राज्य की सत्ता में नहीं आते, तब तक ऐसी राज्य व्यवस्था में आपकी राय सही निर्णय नहीं ले सकते और न आप काम को जल्दी निपटा सकते हैं। पूंजीपति और समाज सत्तावादियों के मिले जुले मंत्रिमंडल में
किसी विषय पर अगर निर्णय लेना हो तो उन्हें अपने मतभेदों को पहले समाप्त करना होगा और दूसरे पक्षों से अनुमति लेने के लिए अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ानी होगी। इस प्रकार लिए गए निर्णय भी जाहिर है कि न इधर के होंगे न उधर के होंगे, यानी सही नहीं होंगे। इसलिए इस कॉलेज में पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र की शुरुआत करने से पहले आपको एक दूसरे के बारे में निश्चित ज्ञान, सही जानकारी और विचारों का होना पता चलना जरूरी है। सामान्य साथियों, ये भाषण बाबा साहब दे रहे हैं सिद्धार्थ कॉलेज में। सिद्धार्थ कॉलेज में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है, ये छात्रों के बीच एक संसद का निर्माण होता है और उसमें सरकार और विपक्ष बनते हैं, डिस्कशन करते हैं, कैसे कानून का निर्माण होता है, एक व्यवहारिक तरीका अपनाकर वहाँ पर कार्य होता है। और उसी अवसर पर, उसी के शुरुआती अवसर पर बाबा साहब ये अपना ये स्पीच छात्रों को देते हैं। निश्चित रूप से आपने महसूस किया होगा कि छात्रों के लिए और हर किसी के लिए जो प्रजातंत्र में बिलीव करते हैं उनके लिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कितना खास है। सामान्य साथियों, आप प्रजातंत्र में बिलीव करते हैं, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश आज जो प्रजातंत्र विषय को लेकर ही है, आपने यहाँ तक सुनने की जहमत उठाई है, आपने ये साहसिक कदम उठाया है। क्योंकि सामान्य साथियों, आज के दौर में, वर्तमान दौर में लोगों के पास समय नहीं है। बहुत ही व्यस्ततम टाइम में समय निकालकर आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित वाच करते हैं तो निश्चित रूप से आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं, आप संघर्षों के आदी हैं और ये हमें भरोसा है। बाबा साहब कहते हैं कि अब इस लड़ाई में किसकी विजय होगी ये देखने के लिए समर स्थल पर उपस्थित रहने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और समाजवादी दोनों के लिए हमारे मन में एक सी आत्मीयता है। कांग्रेस और समाजवादी के लिए बाबा साहब ने यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह दी है। सामान्य साथियों, वर्तमान परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य है अपने देश के अंदर, भारत देश के अंदर। आप किस रूप में लेते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी दोनों के लिए हमारे मन में एक सी आत्मीयता है। अब देखते हैं कि कहाँ तक अंग्रेजी और समाजवादी लोग इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस देश पर आने वाले मुश्किल के समय में आप देश की मदद करने के लिए सक्षम बने, यही हमारा उद्देश्य है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहाँ समाप्त होता है। सामान्य साथियों, प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजतंत्र और प्रजातंत्र में क्या अंतर बताया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के बुनियादी और राजनीति के संदर्भ में क्या कुछ कहा है, अपने विचारों को यहाँ पर साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर आप बता सकते हैं। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और सारनाथ में इसी तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। आप ये प्रतिकृति देख सकते हैं, इसी तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माण कार्य जारी है। सामान्य साथियों, दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना मूल्य योगदान कर आप भी इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।